भारी भरकम आबादी वाले देश भारत की सेहत का ख्याल अब एआई के जरिए होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ टेक्नोलॉजी की मदद से जटिल बीमारियों को न केवल समय रहते डायग्नोस किया जा रहा है, बल्कि बीमारी से निपटने में भी बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होने वाली है और जो खर्च है उसको भी कम किया जा सकेगा। हेल्थ सेक्टर में रामबाण साबित होते एआई पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों के साथ। सबसे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं और आज करेंगे हम इंडिया के हेल्थ केयर में एआई के आगमन और उसके बाद क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां अभी बाकी हैं, इस पर विस्तार से चर्चा। भारत की भारी भरकम आबादी को एक चुनौती के तौर पर देखा जाता है, जो कि कुल ग्लोबल आबादी का 17 से 18% के बीच है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा बोझ हेल्थ सेक्टर पर है, तो दूसरी तरफ यह आबादी बुनियादी सुविधाओं पर भी भारी पड़ती है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक बड़े बदलाव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में ऐसी तकनीकों को पेश किया गया जो इलाज को तेज, सटीक और आसान बनाने में मददगार साबित होगी। एआई अब डॉक्टरों का सहायक बनकर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती दे रहा है। भारत में स्वास्थ्य सेवा अब सिर्फ अस्पतालों और डॉक्टरों तक सीमित नहीं रह गई। डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। तो चलिए समझाते हैं कैसे रामबाण साबित हो रहा है हेल्थ एआई स्मार्ट सिस्टम। आपको बता दें कि पहले जटिल जांच या सर्जरी के लिए बड़े शहरों के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब एआई बेस्ड स्कैनिंग सिस्टम की मदद से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी बीमारियों की पहचान संभव हो रही है। एआई स्कैनिंग सिस्टम से टीबी, कैंसर या हार्ट डिजीजेस जैसी बीमारियों को शुरुआती स्टेज में ही पहचाना जा सकता है। जल्दी पहचान का मतलब है बेहतर और सस्ता इलाज। एआई सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक सर्जरी में एआई मॉडल डॉक्टरों को सटीक मार्गदर्शन दे रहा है। ऑपरेशन के दौरान सटीक कट लगाने में मदद, संभावित जोखिम के पहले चेतावनी, ह्यूमन एरर में कमी, जिसकी मदद से सर्जरी ज्यादा सुरक्षित साबित हो रही है। भारत एआई के सेक्टर में तेजी से उभरता हुआ मार्केट है। इंडिया एआई मिशन के लिए सरकार ने 10,372 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है, ताकि भारत में एआई के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। इसके लिए 38,000 से ज्यादा जीपीयू ऑर्डर किए जा चुके हैं, जो 12 से ज्यादा एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित करने में इस्तेमाल किए जाएंगे और जो भारत में एआई टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी भूमिका को दिखाता है। भारत की बड़ी आबादी और ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हुए एआई बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशंस बेहद जरूरी है। सरकारी और निजी अस्पताल अगर एआई तकनीक अपनाते हैं तो हेल्थ केयर ज्यादा सुलभ होगा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की समस्या कम होगी और वहीं एआई के चलते ग्रामीण भारत को शहरी स्तर की सुविधाएं मिलेगी सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज एक महत्वपूर्ण घोषणा भी या इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है एआई समिट में दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडिया एआई समिट में देश के लिए 2 अहम राष्ट्रीय पहल लॉन्च करने की घोषणा की है और एक है इनमें से भारत के लिए हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रैटेजी यानी कि सही SAHI और दूसरा है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ यानी कि बोध। तो सही और बोध ये एआई के लिए एक तरह से रूल बुक्स हैं। ये साफ साफ गाइडलाइन देता है, सही खासतौर से कि डेटा को कैसे संभालना है, एआई के मॉडल्स की वैलिडेशन कैसे करनी है और इसका मकसद है एक स्टैंडर्ड, भरोसेमंद और जवाबदेह सिस्टम तैयार करना। उधर बोध की अगर बात करें तो बोध को आईआईटी कानपुर ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर बनाया है। यहाँ पर डेवलपर्स अपने एआई मॉडल्स को असली दुनिया के हेल्थ डेटा के खिलाफ टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो हैं वो आज लिए गए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों का कराते हैं आपसे परिचय। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही, ग्रुप हेड मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड से हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पाणिग्राही आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीत पॉल, ग्रुप सीईओ जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पॉल। गुड इवनिंग सर, आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष महाजन, चेयर हेल्थ सर्विसेज कमिटी,
फिक्की और फाउंडर और चेयरमैन है महाजन इमेजिंग एंड लैब्स के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर महाजन। गुड इवनिंग सर, आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर पाणिग्राही, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सर। आप खुद सर एआई समिट में थे, वन ऑफ द पैनल्स में आपने शिरकत करी। जरा हमें बताइए सर कि हेल्थ केयर को लेकर एआई में एग्जैक्टली क्या चल रहा है सर, और किस तरह के सॉल्यूशंस की हम उम्मीद कर सकते हैं भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर में। थैंक यू। देखिए, एआई एक आजकल हर जगह पे चर्चा चल रहा है, और एक चीज मैं शुरू से बोलना चाहता हूं कि एआई डॉक्टर नर्सेस को रिप्लेस नहीं करेंगे। नंबर वन, एआई एक एनेबलर रहेगा जो हेल्थ केयर वर्कफोर्स को सपोर्ट करेगा डिसीजन मेकिंग में, अर्ली डायग्नोसिस में, एंड बहुत बहुत सारे अभी जो टेस्ट निकले हैं एआई के हेल्प से, ये पिकअप करता है अर्ली डिजीज। तो अर्ली डिजीज मीन्स आपको उसका क्योर रेट अच्छा होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट हम लोग वर्कफोर्स किसको देख रहे हैं आजकल, हम लोग जो बोल रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम लोग जो विकसित भारत के लिए अभी चल पड़े हैं 2047 तक, तो ये यूथ को हम लोग को ठीक रखना पड़ेगा। तो उसको अगर सुरक्षित रखेंगे तो इन लोग इकोनॉमिक वर्कफोर्स बनेंगे। तो इसीलिए एआई को एनेबल करने के लिए, तो एक तो आज जो आप जो दोनों जो हेल्थ मिनिस्टर जो ऐलान किए हैं, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड गार्डरेल्स जो है वो है। दूसरी बात है कि अभी देखिए आपका एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग अर्ली टेस्ट कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं। रेडियोलॉजी में जो पहले नॉर्मल एक्सरे में, सीटी स्कैन में हम लोग जो देख नहीं पा रहे थे, अभी एआई के हेल्प से उसको पिकअप कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए आपका ये देखिए आपका रूरल इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस जो था, ट्यूबरकुलोसिस प्लेन एक्सरे से आजकल जो एआई एनेबल्ड हो गया, वो अर्ली पिकअप करता है और बोलता है कि नहीं ये एक्सरे जो है इसके लिए आप स्पुटम टेस्ट करिए। राइट सर। तो उसमें एडवांटेज क्या है, इसमें स्पुटम टेस्ट करेंगे तो अगर पॉजिटिव है तो उसको इलाज हो जाएगा। बिना एआई से ये पहले पिकअप नहीं होता। तो जैसे एक उदाहरण आपको दिया, सिमिलरली स्ट्रोक फॉर एग्जांपल, स्ट्रोक में आप जो सीटी स्कैन करते हैं या एमआरआई करते हैं, उसमें से आपको एआई का उधार से आपको क्या ट्रीटमेंट लाइन होगा वो भी आपको तैयार हो जाता है। तो छोटे छोटे शहर में आजकल रेडियोलॉजिस्ट का भी थोड़ा सा दिक्कत है मिलना, डॉक्टर्स को मिलना। तो अगर ये सब हेल्प मिलेगा आपको, छोटे शहर में भी आपको लाइन ऑफ केयर आपको एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो यानी कि हमको थोड़ा सा इसको छोटे शहरों तक, फिर गांव कस्बों तक, इसको पूरे एक सिस्टमैटिक तरीके से लेकर के जाना होगा। हम जा भी रहे हैं, लेकिन अभी एक यात्रा जो है वो थोड़ी सी लंबी और है बची हुई। डॉक्टर सुजीत पॉल, आपके पास आ रहा हूं सर। अब भारत में सर हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया आ रही है, भारत की तरफ देख रही है। एआई भारत में अब पायलट प्रोजेक्ट से निकलकर पॉलिसी लेवल पर आ चुका है, जिसका हमने उदाहरण आज देखा भी, किस तरह से वहां पर लॉन्चेस हो रहे हैं। बट सर, नेशनल स्केल पर अभी यूनिफॉर्म हेल्थ केयर स्टैंडर्ड बनाने में बहुत सारे चैलेंज है। कंट्री लाइक इंडिया, पॉलिसी लेवल पर चीज़ों को इंप्लीमेंट करना, सब कुछ है हमारे पास। सर, डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। आज बताया भी गया 859 मिलियन प्लस आभा अकाउंट्स हैं हमारे पास, 878 मिलियन प्लस हेल्थ रिकॉर्ड इंटीग्रेटेड है। बट हमेशा वो चर्चा आती है कि डिजिटल सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये भी मैटर आते हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, हैंड इन हैंड आपके चैलेंजेस भी चलते हैं सर। तो कैसे समन्वय होगा एआई इंटीग्रेशन का हेल्थ केयर सिस्टम में, ताकि एक बेटर फ्यूचर हम देखें? नमस्ते और धन्यवाद। इफ यू रियली सी, पूरी भारतवर्ष में जो इंटीग्रेशन का बात हम लोग कर रहे हैं, और जब हम लोग अलग अलग संस्था से बात करते हैं, whether it's in private space or in the government space, दोनों अगर एक साथ तालमेल जोड़ के काम करेंगे तभी ये चीज आगे बढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट हम जो देख रहे हैं, which is coming from PDM. PDM is nothing but a predictive disease management analysis
फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव, जहां पे अभी थ्रू अ एंटायर health highway corridor across the country, हम्म, government would be planning to roll out a complete network of PDM. PDM में क्या होता है, मान लीजिए कि हॉस्पिटल सेक्टर में अगर अगर किसी को इलाज करना है तो वन इज द ओपीडी, अदर इज द आईपी. इन टर्म्स ऑफ आउट पेशेंट्स, अगर मान लीजिए पीडीएम में वेल इन एडवांस जब पता चल जाता है कि देयर इज अ प्रेडिक्टिव डिजीज दैट इज कमिंग, आई एम नॉट सेइंग डिजीज or not saying from the first level. Before that, when the prediction comes and the medication starts for the patient, then what happens is that that patient gets healed much faster. Even वो disease attack होने का पहले, that the PDM comes into action, and that is the health highway corridor that has been planned to build across the network, both in urban and rural India, towards developing that solid infrastructure of health in India. That's number one. Number two is that from the entire tertiary group, whether it's clinics, whether it's hospitals, whether it's secondary, primary, there is a huge revolution जिसमें काम चल रहा है अभी, to activate AI with robotic management. AI with robotic management is, when the robots compiled with artificial intelligence actually works towards the patient diagnostic management. Also in the IP, where मान लीजिए कि एक नर्स है, नर्स नीड टू गो टू डिस्पेंस द मेडिसिन, द रोबोट with the AI along with the software development actually goes towards dispensing. That's the next protocol. Now all these things bundled up, working on the health highway corridor, जब वो policy enforce हो रहे हैं to build the government ecosystem in such a way that जैसे आपने देखा है भारतवर्ष में across India, beautifully the government have laid down all the beautiful highways. The same way you will find artificial intelligence getting laid down into the health highway corridor towards building complete seamless situations right from pre-diagnostic to the hospitalization. And policies are falling in place. Government is working very hard to ensure that the policies fall in place right from the large cities to the smaller towns and villages. And I think सब लोग एकजुट होके काम कर रहे हैं, and Right. by the grace of God it is working fantastic for the government, and वो बड़े very soon you will see the entire implementation into action for the government. एब्सोल्युटली, यानी कि ये चीजें ग्राउंड पर काम करनी शुरू हो चुकी हैं, इंटीग्रेशन बहुत स्मूथ हो रहा है. बट सर अगेन, भारत जैसे देश में जहां पर अभी भी डिजिटल डिवाइड है, रूरल अर्बन, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है, वहां पर हम इसे कैसे स्मूथ करेंगे, मैं आऊंगा सर आगे इस पे. बट अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं. डॉक्टर हर्ष महाजन सर के पास चलते हैं. सर हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों गेस्ट ने अभी बताया कि कैसे एआई बेस्ड मेडिकल इमेजिंग हो रही है, रेडियोलॉजी ऑटोमेशन हमारे यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, एआई पावर्ड बहुत सारे हॉस्पिटल्स को कर रहे हैं. कुछ हॉस्पिटल्स में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर अर्ली रिस्क डिटेक्शन पे काम हुआ है एआई की मदद से, खासतौर से आईसीयू पेशेंट्स का जो डेटा एनालाइज करके हाई रिस्क केसेस को अर्ली वार्निंग देने की बात है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा. एआई असिस्टेड रोबोटिक सर्जरी जिसका सर ने भी अभी जिक्र किया, एआई स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड टीबी, ये भी हमने देखा. इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है. बट सर थोड़ा सा अभी हमारे दर्शकों के लिए बताइए, इस वक्त एआई का इंटीग्रेशन करके हमारे हॉस्पिटल्स में आज की डेट में हम कौन कौन से सॉल्यूशंस तक पहुंचे हैं सर. फिर मैं आऊंगा कि हमें आगे और क्या करना है. बट क्या हम संतुष्ट हैं, मतलब आपके एनालिसिस के मुताबिक क्या हमारी स्थिति संतोषजनक है सर हेल्थ केयर में एआई इंटीग्रेशन को लेकर? नमस्कार दीपक जी. मैं ये बताना चाहूंगा कि हम किसी से कम नहीं है भारतवर्ष में. हाँ, जहां तक अडॉप्शन की बात है, जहां तक एआई एल्गोरिथम डेवलपमेंट की बात है, अभी संतोषजनक कहीं भी दुनिया में नहीं है. अभी ये समझे तो ये इन्फेंसी में है सारा एआई. पर जहां तक बात करें हम डायग्नोस्टिक्स की एंड स्पेशली रेडियोलॉजी की, जो मेरा फील्ड है, तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि 2016 से बहुत सीरियस तरीके से हमारे देश में इस पे काम हो रहा है. हमारे आईआईटीज हैं,
हमारे 2-3-4 लोगों के छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे जैसे डायग्नोस्टिक्स सेंटर्स हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसमें एआई का बहुत प्रयोग हो रहा है। हैंड हेल्ड एक्सरे लेके गांव गांव गली गली पॉपुलेशन लेवल पे एक्सरे हो रहा है। साथ में एक लैपटॉप में एआई है जो कि एकदम बता देता है रेडियोग्राफर को कि क्या ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है या इसमें कोई खराबी है। जिसमें खराबी निकलती है उसका स्पूटम भी तभी ले लिया जाता है आगे जांच के लिए। और इसमें लाखों लोग पिछले 2.5 साल में हमारे देश में स्क्रीनिंग हो गया है। हमारे देश में हमने एक दुनिया ने तो 2030 का आंकड़ा रखा टीबी इरेडिकेशन का, हमारे देश में 25 था, अब इसको बढ़ा के 27 किया गया है। और ये एआई के चलते ही है कि हम ये हजारों लाखों एक्सरे कर सकते हैं और उनकी रिपोर्ट एआई जनरेट करता है। और रिपोर्ट सिर्फ ये बता रहा है ये खराब है, ये नॉर्मल है। और जब पॉपुलेशन लेवल पे करते हैं तो 2-4% ही पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखें कि कितना बड़ा काम एआई कर रहा है कि अगर 1 लाख एक्सरे किए गए तो उनमें चंद कुछ 100 ही हैं जिनको हमें आगे जांच करनी पड़ती है। फिर हम आते हैं एक और कैंसर की बीमारी देश में दुनिया में बहुत फैली हुई है और इसके लिए भी एआई डेवलप किया गया है हमारे देश में ही, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को एक्सरे मैमोग्राफी पे जांच लेता है। और जैसे ही पता चलता है उस रिपोर्ट का जिसमें पॉजिटिव आती है कि इसका अंदेशा हो सकता है कि इसमें कैंसर हो, तो उसको अलग कर दिया जाता है, जो नॉर्मल है उनको भेज दिया जाता है जी। फिर आप देखें कि ये ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। ये हमारे जो 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहां पे भी अब प्लान ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पहुंचाया जाएगा और टेलीमेडिसिन भी पहुंचाया जाएगा जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ा होगा। ताकि हमारी जो आशा वर्कर हैं, ताकि हमारे जो उस लेवल पे हेल्थ केयर वर्कर हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर असिस्टेंट हैं, उनको इतना एम्पावर कर दिया जाए एआई के साथ कि एआई पीछे चलते हुए वो भी देख सकें कि किस जो रोगी आया है उसको प्रॉब्लम कम है और किसको हमें आगे सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजना है इलाज के लिए। राइट सर। इससे क्या होगा आज की डेट में जो हर मरीज है जो शहरों की तरफ भागता है, बड़े शहरों की तरफ भागता है, बड़े अस्पतालों की तरफ भागता है, हाँ जी। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करता है, वो भी कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने आउट ऑफ पॉकेट, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट जोड़ा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब मैं इसी पर आऊंगा। एक चर्चा इस बात पर भी चल रही है डॉक्टर पाणिग्राही कि एआई के एडॉप्शन में, और मैं तो कहूंगा कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में क्या प्राइस पर, यानी कि हेल्थ केयर कॉस्ट पर, अफोर्डेबिलिटी पर भी असर पड़ता है। खासतौर से एआई इंप्लीमेंटेशन के लिए जितना मैं रिसर्च कर पाया, आपके लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, जीपीयू सर्वर्स लाने पड़ेंगे, डेटा स्टोरेज सिस्टम्स की आपको आवश्यकता होगी। अब बड़े हॉस्पिटल्स तो सर कर लेंगे इसको, लेकिन छोटे हॉस्पिटल्स जो कि एक तरह से बैकबोन है छोटे शहरों की, टीयर 2 टीयर 3 शहरों की, और टीयर 4 भी मैं तो कहूंगा, उनके लिए ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत भारी हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के बावजूद अपफ्रंट कॉस्ट अडॉप्शन को थोड़ा सा धीमा कर देती है, और कहा यह जाता है कि इसका अल्टीमेटली जो बाहर आएगा वो पेशेंट के ऊपर आएगा। तो टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन का खामियाजा कहीं एक आम गरीब पेशेंट और उसके तीमारदार तो नहीं देंगे सर? आप अच्छा क्वेश्चन पूछे, मैं एक जवाब देता हूं। आप देखिए इंडिया में मोबाइल फोन्स एंड स्मार्टफोन यूजर्स सबसे मैक्सिमम होंगे दुनिया में। एंड जब मोबाइल फोन निकला था उसका कॉस्ट क्या था, एंड
बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्केल जो हुआ है प्रोडक्शन, उसका प्राइस कम हो गया, तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली आप जो बोल रहे हैं कि ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगा टू द एंड यूजर, टू पेशेंट, वो नहीं होगा। बिकॉज अभी हॉस्पिटल्स भी एआई को कैसे इस्तेमाल करेंगे? एआई को इस्तेमाल करेंगे पेशेंट के हित में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जी। उन एआई के उदाहरण से उन लोग पेशेंट को पता चल जाएगा कि कौन सा हॉस्पिटल कैसा है, क्या क्या स्पेशलिटी है, कौन सा डॉक्टर है, ट्रीटमेंट कैसा है। तो उसी एआई उसको गाइड करेगा कहाँ जाएगा। फिर आप देखिए हॉस्पिटल्स में भी नर्सेज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होते हैं, नर्सेज, उनका आप देखेंगे 50-60 कभी 70% टाइम भी नॉन नर्सिंग इश्यूज में आ जाता है। कॉलिंग बेल दबाते हैं पानी के लिए, कुछ फूड के लिए, ऐसा जो नॉन नर्सिंग होता है। तो अभी एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एआई अभी क्या करेगा कि वो सब नर्सिंग इश्यूज, जो नॉन नर्सिंग इश्यूज को निकाल देगा और वो गाइड करेगा पेशेंट एंड अटेंडेंट्स को कैसे वो अटेंड करेंगे टू जो फूड एंड बेवरेजेस, हाउसकीपिंग, जो जो करना है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया। राइट सर। दूसरा बोल रहा हूँ कि आप जो बोले कि आर यू सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड, डॉक्टर महाजन से पूछ रहे थे, अभी ग्लास आधा फुल है और ठीक है, मैं यही बोलूंगा। एंड दुनिया भी स्ट्रगल कर रहा है एआई के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है सर आपका। हाँ, रियलिस्टिक। 1990 देखिए, जब हम लोग आईटी रेवोल्यूशन पे आए, हम लोग लीप फ्रॉग किए, वी डिडंट टेक पार्ट इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट आईटी रेवोल्यूशन में जब हम लोग किए, आई थिंक सो ये एक अनदर सेमिनल टाइम ऑफ इंडिया में आया है कि हम लोग इसको इस्तेमाल ठीक से करेंगे। ऑलराइट सर। हम आज जो एआई समिट में सबसे खुशी लगा कि दैट लॉट ऑफ यंगस्टर्स वहां पे थे। तो इसका मतलब क्या है कि दैट यूथ में भी अभी एआई का चर्चा चल रहा है। Right. इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास सब समाधान, हमारे पास हिस्ट्री भी है। एब्सोल्युटली सर, आपने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास, और आपने कहा कि हॉस्पिटल्स की जब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ओवरऑल, तो फिर कॉस्ट भी धीरे धीरे अफोर्डेबिलिटी के दायरे में आ जाएगी। थैंक यू सर फॉर दिस पॉइंट। मैं अब जा रहा हूं डॉक्टर सुजीत पॉल। अब मैं सर, क्योंकि अभी हमने 6 बजे भी एक एआई पे ही शो किया था सर, और उसमें हमने आईटी इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाया था। अभी दिक्कत ये है भारत में कि स्किल एक बहुत बड़ा इशू है। मेन स्ट्रीम आईटी में ही, जो आईटी की पढ़ाई लोग कर रहे हैं, उसी में ही आईटी और एआई पेशेवरों की बहुत ज्यादा कमी है डॉक्टर पॉल। ऐसे में हेल्थ केयर में डॉक्टर्स को, स्टाफ को एआई टूल्स ट्रेनिंग देना है, डेटा लिटरेसी प्रोग्राम्स की आपको ज़रूरत है। वो हम ऐसे वर्कफोर्स कहाँ से लेकर के आएंगे? एक तो मेडिकल में ऑलरेडी सर वर्कफोर्स की कमी है, ऊपर से आपको ऐसा वर्कफोर्स अब चाहिए जो कि एआई में भी दक्ष हो, और हमारे यहाँ स्किल और एकेडमिया और इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसमें बहुत बड़ा गैप है सर। तो कैसे हम टेक्नोलॉजी भी ले आएंगे, एडॉप्शन भी हम कर देंगे, लेकिन वर्कफोर्स कैसे लाएंगे सर? इस मोर्चे पर हम कितना पीछे हैं अभी डॉक्टर पॉल? Yes, there are 2-3 questions that you had put forward in one question. आप एक ही लाइन पे 2-3 सवाल आपने किए हैं, but I think what is very important is to see from both sides. I think we have very eminent guests here. I will give you some very reality checks in the whole thing. Forget about the workforce for one moment. Let us go back to the hospitals, and when in the hospital itself, we tell the physicians or the clinicians that, okay, you have to go only through the hospital software management towards raising a prescription. In category B and category C, and in many of the cases, even in category A, you will see that, most of the physicians are actually reluctant. Still, physicians in category B cities, category C, category D cities, they prefer writing in hand the prescriptions. मैं basics का बात कर रहा हूँ, so that you actually understand the reality of the scenario. Right. Now I'll come back to category A cities, जो metropolitan cities जो देखते हैं, जो बड़े hospital आप देखते हैं,
वहां पे ठीक है, देयर इज सर्टेन रेगुलेशंस, एसओपीज, various guidelines, JCI. So for that, sometimes physicians are compelled to go through the computer management system. So we are actually far away from actual implementation of the AI what you're talking about. See, AI is a very vast subject. हम लोग इतना छोटे से AI बोल देता है, AI ऐसा नहीं है. Correct. AI is a very vast subject, incorporated with lot of understanding of data and thereby using that data for a patient-centric management. So it's a very vast thing. मैंने एक line पे बताया. Correct. So if at all we have to get into that scenario of actual implementation of workforce, a full cycle of employment, of learning have to go through, which is years of pattern. 5, 6, 7 साल कम से कम लग जाना चाहिए, if not many more years, towards getting that complete cycle. Now, once that complete cycle happens, then only that skill development of youngsters, followed by actual execution in the nursing homes, hospitals, etc. will happen. If not, it is far, far away. Today we are finding a lot of startups coming up. But what are the startups doing? They are primarily trying to solve a specific issue by taking that issue. But that's not the solution of implementation. That's from a business angle. ये समझना है कि something a startup doing from business angle and changing that face of country for healthcare is completely different things. दो अलग चीज है. Quick hit, quick profit. This is what the That's what I'm philosophy saying. of. So whenever we interact, we find so many startups coming and talking to us. But when you go deep dive, you see that they are trying to take a problem, they're trying to solve that. Again, trying to कोशिश कर रहे हैं without even getting in the full gamut of it, solve a problem and try to get a business out of it. आप कह रहे हैं सर कि 4-5 साल, यानी कि हम ये मान के चलें कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में आने के लिए कि भैया भारत का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से अच्छे से AI अडॉप्टेड, AI इंटीग्रेटेड है. It's an ongoing process. First of all, it's an ongoing process. पूरी तरह is a very subjective thing. But I told you the reality, what is happening in the hospitals. Also, a full chain of cycle have to go through for a skill development process, which will take a whole host of years to get implemented. Any range, sir? Any range you want to give? 5 साल, 10 साल, 2032? मेरे विचार से with whatever I have seen, it should be minimum 7 to 8 years for one threshold level to come. Right. तो यानी कि 2032-33 हम ये मान करके चले कि भले ही हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 29 तक जो कहा जा रहा है, उसके बावजूद हमारे यहाँ फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल. Skill development is 5 years plus 7 years. Got it sir. मैं बस दर्शकों की जानकारी के लिए वो रेंज देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि रियल सिचुएशन, जो एक्चुअल जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके हिसाब से लोग ये थोड़ा सा समझ पाएं कि AI हम बहुत करते हैं. AI इन हेल्थ केयर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. सतही बातें आपने सुनी होंगी, सब जगह सुनी होंगी, लेकिन आज इस डिस्कशन में आपको वो पॉइंट्स भी पता चल रहे हैं जो एक्चुअल में हमारे लिए चैलेंज बनकर आएंगे. एक बहुत क्विक पॉइंट मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर हर्ष महाजन सर, और वो है डेटा प्राइवेसी का. हेल्थ केयर सेक्टर में AI इंटीग्रेशन के दौरान पेशेंट डेटा प्राइवेसी, ये तो बहुत पुराना है. जब हम कस्टमर का इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स MER बनाने की जब हम बात करते हैं, जैसी कोई आइडिया लाते हैं, ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है सर. तो दूसरा हमारा साइबर सिक्योरिटी का है. हमने देखा एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स किस तरह से साइबर अटैक उन पर हुए, डेटा प्रभावित हुआ. तो ये भी एक चैलेंज है सर. तो डेटा प्राइवेसी, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्लायंस, सिक्योरिटी गवर्नेंस, क्या हम इस पे भी काम कर रहे हैं सर, या हमने इस पे अभी सोचा नहीं है? दीपक जी, इस पे काफी काम हो रहा है हमारे देश में. और इससे पहले मैं AI और डिजिटाइजेशन, इनमें थोड़ा सा फर्क आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा. पहला तो है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ डेटा है, जो कि भारत सरकार थ्रू आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन ये करना चाह रही है, जहां की बड़े से बड़े अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, बड़े प्राइवेट अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस से लेके जो गांव देहात में भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, हमारे PHC, CHC हैं, उन सबको एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाए. ये तो हो गया डिजिटाइजेशन.
इसके ऊपर फिर चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम्स, चाहे वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो। हमारे देश में हम चाह रहे हैं कि हम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल लेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे देश की प्रॉब्लम्स हैं। या जहां भी डिजिटाइजेशन होगा और कनेक्टिविटी होगी, वहां पे फिर ये साइबर सिक्योरिटी, अटैक्स ऑन रैंसमवेयर, ये सब चीजें आ जाती हैं। और क्योंकि ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एबीडीएम के तहत गवर्नमेंट बना रही है, तो जैसे डॉक्टर पानिग्राही ने भी कहा, दिस इज अ मोमेंट व्हेन वी कैन लीप फ्रॉग। जैसे हमें बट सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट सर जहां क्योंकि सर डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी रिस्क, आपने बिल्कुल सही कहा, ये डिजिटाइजेशन का इशू है। हमारा सेंसिटिव हेल्थ डेटा का मिसयूज या उसका ब्रीच, इसका तो सर रिस्क और बढ़ जाएगा एआई सिस्टम में, क्योंकि एआई का पूरा सिस्टम क्लाउड बेस्ड है। तो अभी क्योंकि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस ही ट्रांजिशन फेज में है, अभी साइबर अटैक्स और बाकी सब चीजों से हॉस्पिटल्स अभी भी वल्नरेबल हैं। ऐसे में हम एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम के थ्रू सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हमने वो डिजिटाइजेशन के जो चैलेंजेस वाला पार्ट है, उससे हमने उस पर विजय प्राप्त की सर या नहीं की? मैं ये कह रहा हूं जैसे, ताकि हम एक रियल पिक्चर समझ पाए। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, जो मैं बात कर रहा था, लैंडलाइन मिलने में 20 साल लगते थे इस देश में। अब आपके पीछे कंपनियां भागती हैं कि हमारा सेल फोन लीजिए। करेक्ट। वी लीप फ्रॉग देयर। सिमिलरली, क्योंकि हमारे देश में अभी डिजिटाइजेशन बहुत कम है, स्पेशली हेल्थ केयर में बहुत कम है, तो जो गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही है एबीडीएम के तहत, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो सोची समझी एक रणनीति के तहत उनको डाला जा रहा है। और जो रोबस्ट से रोबस्ट सिस्टम बनाया जा सकता है, देखिए गवर्नमेंट तो एक स्केलेटन बना के दे रही है। करेक्ट। उसमें हम सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, डायग्नोस्टिक्स को, हॉस्पिटलों को, मेडिकल कॉलेजेस को जुड़ना है। और क्योंकि ये एक सोची समझी नीति के तहत बन रहा है, तो साइबर अटैक्स का चांस जो है वो कम हो जाता है। उनको प्रिवेंट करने के पूरे तरीके सोचे जा सकते हैं और उनको बिल्ड इन किया जा रहा है। सो राइट फ्रॉम पॉलिसी टू इम्प्लीमेंटेशन, these are being considered very seriously, and anything that is possible will be built in these systems. ये मैं आपको बता सकता हूं। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के हम बड़ा सेफली इस वक्त कह सकते हैं कि हमारा इंटेंट तो देखिए पहले से ही, उस पर कोई डाउट नहीं है। डायरेक्शन ठीक है, एडॉप्शन में थोड़ा लेट हुआ, उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे यहाँ हेल्थ का पूरा ताना बाना ही आप देख लीजिए कितना उलझा हुआ है। स्टेट, देन सेंटर, देन प्राइवेट, देन पब्लिक, बहुत सारी चीजें। आप किसी भी हेल्थ का एक इशू उठा के देख लीजिए, पूरे देश में हेल्थ के एक इशू पे आम राय बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना सेंसिटिव इशू है और बनना भी नहीं चाहिए। इसमें लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ ये मसला है, इसमें इस तरह से आनन फानन में कोई फैसले नहीं हो सकते। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स ये सब्जेक्ट है और इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं एआई इंटीग्रेशन की, तो वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ये हम सेफली कह सकते हैं कि हेल्थ केयर एआई के लिए अभी क्लियर और डिटेल्ड रेगुलेटरी गाइडलाइंस या इसका पूरा इकोसिस्टम अभी इवॉल्व हो रहा है। बट जो मुझे संतुष्टि आज जो मिली वो ये कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम अपनी गलतियों को बस भूलें ना, उन पर पर्दा ना डालें, उनसे सीखें, सही दिशा में आगे बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ आज बहुत अच्छी सारगर्भित चर्चा हुई। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हर्ष महाजन, थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर सुजीत पॉल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही, थैंक यू सो मच सर आपके इनपुट्स के लिए।